दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और स्वागत है आपका पेंडुलम वीडियो में। और ये हमारी जो सीरीज है मई के करंट अफेयर्स रिवीजन की, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जितने भी हैं मई के, जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते, क्वेश्चन बन सकते हैं जहां से, तो उस सबको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और पार्ट 1 में हमने 1 से 15 मई तक के करंट अफेयर्स देखे थे, और पार्ट 2 में हम 16 से 31 मई तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि हम ये जो करंट अफेयर्स रिवीजन कर रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं, इनको हम प्रश्न और उत्तर के रूप में देख रहे हैं, ताकि ये अच्छे से आपको याद हो जाए। और अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लें और अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन में अच्छा स्कोर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। INLCU L7 एक डैश है, जहाज है, सरसों की नई प्रजाति है, नई गैलेक्सी है, नया वेंटिलेटर है। तो इसका सही उत्तर है ए, ये एक किस्म का एक जहाज है। हाल ही में लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCU L57 पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। यह भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला 7वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU-M के 4th वर्ग का है, और यह जहाज स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता द्वारा बनाया गया है। तो इसीलिए इसका उत्तर सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं हम प्रश्न। हाल ही में सरकार ने सभी फलों और सब्जियों को किस ऑपरेशन के अंतर्गत लाने की घोषणा की है? ऑपरेशन ब्राउन, ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन गोल्डन या ऑपरेशन हॉर्टिकल्चर? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ऑपरेशन ग्रीन। सरकार ने सभी फलों और सब्जियों को ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत लाने की घोषणा की है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। और प्रारंभ में टमाटर, प्याज और आलू को इसके अंतर्गत लाया गया, और इस ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा जो 2018-19 का जो बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई थी, और उसी ऑपरेशन के अंतर्गत अभी सभी फलों और सब्जियों को लाया गया है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं प्रश्न। देश के ग्रामीण भागों में रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के तहत कितना अतिरिक्त आवंटन किया गया है? 40,000 करोड़, 70,000 करोड़, 50,000 करोड़ और 60,000 करोड़? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 40,000 करोड़। तो मनरेगा योजना के तहत देश के ग्रामीण भागों में रोजगार सृजन करने के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। और इस आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की जो भी डिटेल्स हैं उस पर हमने अलग से वीडियो जारी किया है। वो हर दिन की जो वीडियो है वो वहाँ पे अवेलेबल है, जिसको 5 पार्ट में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन था कि इस योजना में किसके लिए क्या क्या होगा। तो वो आप जाके देख सकते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, वहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। चक्रवाती तूफान अम्फन ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया है? कर्नाटक, गुजरात, केरल और ओडिशा? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। तो हाल ही में जो तूफान अम्फन आया था, ये चक्रवाती तूफान है। इसको सुपर साइक्लोन कहा गया क्योंकि इसकी जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इसी के लिए जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने काफ़ी जगहों पर हाईलाइट जारी किया। इस तूफान की वजह से ना केवल उड़ीसा में तबाही मची बल्कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्ट को भी इसने हिट किया। और यह तूफान बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में और आसपास के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। और ये जो चक्रवाती तूफान अम्फन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और ये जो इस तरह के चक्रवात होते हैं ये कम वायु दाब प्रणाली वाले होते हैं, जिनके चारों ओर बहुत तेज गति से हवाएं घूमती हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए दिशाएं इस प्रकार हैं। इसके लिए पर्याप्त रूप से गर्म समुद्र की सतह होनी चाहिए, वायुमंडलीय अस्थिरता होनी चाहिए, क्षोभ मंडल के निचले से मध्य स्तरों में उच्च आर्द्रता होनी चाहिए, और एक कम दबाव केंद्र को बनाए रखने के लिए पर्याप्त कोरियोलिस बल की जरूरत है। और इसका जो नाम है चक्रवात अम्फन, इस अम्फन जो नाम है इसको ये थाईलैंड ने दिया है। तो कोई भी चक्रवात आता है तो यदि वो इंडियन ओशन रीजन में आ रहा है तो वहां पर इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। यदि यह अटलांटिक ओशन में आता है तो इसको हरिकेन्स कहा जाता है, और यदि ये जापान वाले रीजन में आता है तो इसको टाइफून्स के नाम से जाना जाता है। और यदि ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले क्षेत्रों में आता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो इसको विली विली
कहा जाता है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। गनी और अब्दुल्ला समझौते का संबंध किस देश से है? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है कि अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। भारत ने हाल ही में हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला अब्दुल्ला के मध्य हुए समझौते का स्वागत किया है और इस अवसर पर श्री अब्दुल्ला को उच्च शांति परिषद में नियुक्त किया और तालिबान के साथ बातचीत की गई। अफगानिस्तान की बात करें तो एशिया का यह एक देश है और इसकी सीमाएं जो है यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं अफगानिस्तान को। इसकी सीमाएं पाकिस्तान, इधर ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन से लगी हुई हैं और इसकी जो राजधानी है वो काबुल है और मुद्रा जो है वो अफगानी है। और हाल ही में एक शांति समझौता हुआ था तालिबान के मध्य और यूएस के मध्य शांति समझौता हुआ था। तो उस शांति समझौता के अंतर्गत ये तय हुआ था कि जो यूएस है वो अपनी जो वहाँ पे सिविलियन फोर्सेस हैं उनको जो है पीछे मतलब उनको वहां से वापस बुलाएगा और जो तालिबान है उसने ये एग्री किया कि वो अपने जो मिट्टी है जो अफगानिस्तान की जो जमीन है वहां पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी को नहीं होने देंगे कोई भी जिससे यूएस के इंटरेस्ट को कोई भी हानि पहुंचे। तो चलिए इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। डीबी शकटकर समिति की सिफारिशें किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सीमा पर बुनियादी ढांचा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीमा पर बुनियादी ढांचा। हाल ही में केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शकटकर कमेटी की सीमा बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित सिफारिशों को लागू किया है। ये सिफारिशें सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अग्रणी सड़क निर्माण को गति देने के लिए है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं अगर आप देखें एसएससी, सीएचएसएल के, सीजीएल के या फिर कोई बैंकिंग एग्जाम है तो उसमें कमेटी से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो कोई कमेटी यदि न्यूज़ में है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चरण पादुका अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश में अपनी तरह का पहला चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान में राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए है और इस अभियान के तहत नंगे पैर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके दर्द को कम करने के लिए जूते और चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं प्रश्न। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित 5 स्टार कचरा मुक्त शहरों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? सूरत, मैसूर, इंदौर और जयपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि जयपुर। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उन्होंने कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के परिणामों की घोषणा की है। इस घोषणा में 6 शहरों को 5 स्टार दिए गए हैं, 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार का दर्जा प्रदान किया गया है। 6 5 स्टार कचरा मुक्त शहर अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई हैं और इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। पोथिरेड्डी पड्डू परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि आंध्र प्रदेश। पोथिरेपड्डू परियोजना या वेलुगोडू जलाशय एक जल संतुलन भंडार है। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के वलगुड शहर में गेलरू नदी के पार स्थित है। गेलरू नदी कुंडू नदी की एक सहायक नदी है जो पेनार नदी के बेसन में स्थित है। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। किस राज्य की ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए दीदी वाहन शुरू किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश। तो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश ने जो है काफ़ी योजनाएं शुरू की हैं। तो जो भी मध्य प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो करंट अफेयर्स हैं, जो ये स्कीम्स हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि स्टेट पीसीएस में स्टेट से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में दीदी वाहन सेवा शुरुआत की गई है और यह सुविधा आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के ग्रामीण महिलाओं के लिए शुरू किया है और यह वाहन सेवा पूरी तरह से मुफ्त है और इसका सही उत्तर है इसीलिए ऑप्शन डी। अगला देखते हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दी है? 2022, 2021, 2023 और 2025। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 2023। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि 3 वर्ष बढ़ा दी है। इस योजना को 31 मार्च 2020 से आगे 3 वर्षों की अवधि के लिए 31 मार्च 2023 तक बढ़ा गया है और इसके तहत शुरू में वर्ष 2020-21 के लिए प्रति वर्ष 7.4% प्रति वर्ष की एक सुनिश्चित दर है और इसके बाद प्रति वर्ष रीसेट किया जाएगा। तो यह जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, इसकी जो अवधि है वो सरकार ने बढ़ा दी है। और ये जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, ये सीनियर सिटीजन के लिए उपलब्ध एक पेंशन स्कीम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मई, 21 मार्च और 5 जून। तो हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है हमारे समाधान प्रकृति में है। कोई भी आप इम्पोर्टेंट डे पढ़ रहे हैं तो आप उसका जो थीम है वो भी जरूर पढ़िए, क्योंकि कई बार उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। यह जैव विविधता के मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो वर्ष 2000 में मनाया गया था और इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 22 मई को हर साल जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने चीनी कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है? अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और इटली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अमेरिका। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया है और अमेरिकी सीनेट के इस कदम के बाद जो अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड और बायदू इंक जैसी चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से वंचित किया जा सकता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ट्रेड वॉर है जो चाइना और अमेरिका के बीच लगातार चल रहा है, उसी के चलते ये कदम लिया गया है और इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री को वर्ष 2020-21 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुना गया है? अमेरिका, भारत, इटली या स्पेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि भारत। हाल ही में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन 2020-21 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस और सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला हम देखते हैं न्यूज। हाल ही में भारत ने निजी सुरक्षा उपकरण बॉडी कवर के निर्माण में कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? पहला, तीसरा, चौथा या दूसरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि दूसरा। हाल ही में भारत निजी सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई, जिसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी कहा जाता है, बॉडी कवर का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। भारत ने यह उपलब्धि 2 महीने के कम से भी समय में हासिल की है और इस उपलब्धि में देश की कपड़ा समिति का विशेष योगदान है। पीपीई किट के निर्माण में चीन दुनिया में पहले नंबर पे है और जो भारत है वो अब दूसरे नंबर पे हो गया। और बात करें हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, तो ये वो कपड़े होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी डॉक्टर के द्वारा या फिर कोई भी मेडिकल जो स्टाफ होता है उसके द्वारा, ताकि किसी उनको इन्फेक्शन ना हो किसी और इन्फेक्टेड पर्सन से। और इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो इसके पार्ट्स होते हैं, उसमें जो है ग्लव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एप्रन और जो गाउन या फिर जिसको बॉडी कवर कहते हैं, और जो मास्क होता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही साथ जो आई प्रोटेक्शन के लिए, जो आंखों की सुरक्षा के लिए जो ग्लास पहने जाते हैं, जो गॉगल्स पहने जाते हैं, वो भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। बीते दिनों किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर आने की संभावना व्यक्त की है? रूस, चीन, अमेरिका या ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने नोटिस दिया है कि वह ओपन स्काई संधि से बाहर आ सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बताया कि इस निर्णय का कारण रूस के द्वारा लगातार इस संधि का उल्लंघन किया जाना है। इसीलिए अमेरिकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने कहा या तो संशोधन किया जाएगा या फिर एक नई
संधि बनाई जाएगी, नहीं तो अमेरिका इस संधि से बाहर आ जाएगा। ओपन स्काई संधि के तहत यूजुअली क्या होता है, जो जो इसका हिस्सा होती हैं वो कंट्रीज शॉर्ट नोटिस के लिए जो है अपनी फ्लाइट्स जो है दूसरे देश में उड़ा सकती हैं, चेक करने के लिए कि वहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस की क्या एक्टिविटी हो रही है या फिर जो मिलिट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो क्या चल रही हैं। ये सब वो दूसरी जो कोई भी कंट्री है वो कर सकती है। अब इसके अंतर्गत अमेरिका ने जो बहुत सारी फ्लाइट्स अलाउ की थी, बट रशिया ने ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं की, तो इसके चलते हुए उन्होंने कहा कि रूस जो है इस संधि का लगातार उल्लंघन कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस एक्स डेमो 2 किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? फ्रांस, जापान, भारत और अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। जो स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन है ये नासा का एक मिशन है। यह 30 मई 2020 को जो है लॉन्च किया गया था और यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया है। यह 2011 में अंतरिक्ष शटल युग के समापन के बाद से अमेरिकी मिट्टी से लॉन्च करने वाली पहली चालक दल वाली उड़ान बनी है। पहली बार जो स्पेसएक्स कंपनी है, प्राइवेट कंपनी ऐसी है जिसने पहली बार किसी भी मनुष्य को इस फ्लाइट में भेजा है। इससे पहले भी उन्होंने एक फ्लाइट को भेजने में सक्सेसफुल रहा एज अ प्राइवेट कंपनी, लेकिन उसमें एक डमी गया था। लेकिन अब की बार जो नासा के 2 एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट बेकन और डगलस हर्ले, ये नासा के काफ़ी सीनियर एस्ट्रोनॉट्स हैं और एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स हैं और इनको इस अंतरिक्ष यान में भेजा गया है और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाकर इस स्पेस जो डेमो 2 है, जो डेमो 2 क्रू है उसकी जो है टेस्टिंग करेंगे और यदि ये परीक्षण सफल रहता है तो ये जो नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है इसके लिए बहुत ही बड़ी जीत होगी और जिसके कारण जो अमेरिका है अपने खुद के बनाए हुए स्पेस क्राफ्ट में वो मनुष्यों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक भेज सकते हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की है? वियतनाम, सिंगापुर, चीन और इजराइल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि चीन। सारी दुनिया जब कोविड-19 के प्रकोप से प्रभावित है, ऐसे में चीन के केंद्रीय बैंक ने डिजिटल क्रांति के तहत देश में डिजिटल मुद्रा की शुरुआत कर दी है। हालांकि अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। फिलहाल इसे डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नाम दिया गया है जिसे मोबाइल वॉलेट ऐप के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, ये ज़रूर बैंकिंग एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ज़रूर आप पढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नेपाल द्वारा जारी मानचित्र नेपाल और ब्रिटिश भारत सरकार के बीच किस वर्ष हस्ताक्षरित संधि पर आधारित है? 1921, 1816, 1915, 1905। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1816। हाल ही में नेपाल ने एक नए मानचित्र को मंजूरी दी है। इसमें भारत की सीमा रेखा के बीच लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियादुरा आदि को नेपाल का क्षेत्र बताया गया है। नेपाल के मंत्रिमंडल ने भी इस नए राजनीतिक मानचित्र का समर्थन किया है और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्वाली द्वारा ये कहा गया कि राजनीतिक पहल के माध्यम से भारत के साथ सीमा मुद्दे को हल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और हाल ही में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक पास को जो है एक पास का इनॉग्रेशन किया था जिससे जो यात्री जा रहे हैं मानसरोवर के लिए उनको एक कम समय में और कम बजट में वो लोग यात्रा कर सकते हैं। उनकी यात्रा बहुत ही आसान होगी जो दारूचा लिपुलेख से पास कर रहा है। यह नया नक्शा नेपाल और ब्रिटिश भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित 1816 की सगौली संधि और अन्य संबंधित दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है। ज्ञातव्य है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की मदद के लिए लिपुलेख दर्रे से होकर जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया था और इसके बाद से ही यह विवाद जो है उसने जोर पकड़ लिया। नेपाल में काफ़ी इसके खिलाफ प्रदर्शन किए गए और उसी के चलते हुए सरकार ने ये नया जो मैप है, ये जो नया मानचित्र है, ये जारी किया है। और ये जो पूरा 1816 की जो सगौली संधि है उसके हिसाब से जो
काली रिवर है, जो काली रिवर के जो पश्चिम का जो हिस्सा है वहां से जो है इंडिया और नेपाल के बीच का जो बॉर्डर है वो शुरू होता है, जबकि भारत भी इस सगौली संधि को मानता है। लेकिन समस्या यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की है कि जो नेपाल है वो काली नदी का जो स्रोत है वो कहीं और से बताता है और भारत कहीं और से बताता है, जिसके कारण ये विवाद चल रहा है। भारत का कहना है कि जो काली नदी है वो जहाँ से निकल रही है उसके हिसाब से जो लिम्पियादुरा है, जो काला पानी है और लिपुलेख है, ये भारत का हिस्सा है, जबकि नेपाल के हिसाब से जो काली नदी है उसका जो इमरजेंस है वो लिम्पियादुरा के आसपास कहीं होता है, जिसकी वजह से लिम्पियादुरा, लिपुलेख और काला पानी जो है वो नेपाल का हिस्सा हो जाते हैं और उसी के चलते ये मानचित्र जो है ये जारी किया गया है। तो सरकार इस पर बात कर रही है। देखते हैं ये जो मुद्दा है ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरह से इस विवाद का हल किया जाता है। चलिए हम अगली न्यूज देखते हैं। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी को चंद्रमा के लिए मिट्टी निर्माण प्रक्रिया हेतु पेटेंट प्राप्त हुआ है? अमेरिका, रूस, चीन या भारत? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि भारत। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को चंद्रमा के लिए मिट्टी निर्माण प्रक्रिया हेतु पेटेंट प्राप्त हुआ है। इस पेटेंट को प्राप्त करने में पेरियर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम और NIT तिरुचि के एक प्रोफेसर ने सहयोग किया है। इस टीम ने तमिलनाडु के नमक्कल में सीतामपोड़ी और कुन्नामलाई गांवों में एकत्र एनोर्थोसाइट चट्टान से लूनर सुमिलेंट मिट्टी का निर्माण किया था, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ या बिहार? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य 14 प्रकार की फसलों, 1 रबी और 13 खरीफ सीजन की फसल की बुआई करने वाले किसानों को न्यूनतम आय की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस योजना के द्वारा 10,000 से अधिक किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए हैं, अतः इसका उत्तर सही सी है। अगला देखते हैं। हाल ही में बलबीर सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती या निशानेबाजी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि हॉकी। हाल ही में जाने माने हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह का माओली पंजाब में निधन हो गया है और वे 95 वर्ष के थे। वे 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे, साथ ही उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए। अगले देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शाही लीची को अब तक GI टैग नहीं मिला है। जर्दालू आम एक किस्म का आम है जो भागलपुर के लिए अद्वितीय है। भारत दुनिया में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में महाराष्ट्र लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि सिर्फ जो दूसरी स्टेटमेंट है वो सही है। बिहार सरकार डाक विभाग के साथ मिलकर लोगों की मांग को पूरा करने के लिए शाही लीची और जर्दालू आम की होम डिलीवरी करेगी। शाही लीची मुजफ्फरपुर में उगाई जाने वाली लीची की किस्मों में से एक है। देश में उगाई जाने वाली अन्य किस्मों की तुलना में इसमें उच्च लुगदी और रस होता है और इसको 2018 में GI टैग मिला था। चीन दुनिया में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद भारत आता है। भारत में भी बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है। जर्दालू आम भागलपुर से आम की एक अनूठी किस्म है जो अपनी विशिष्ट सुगंध के लिए जानी जाती है और अपने जो पीला रंग है, जो इसकी पतली सी जो परत होती है फल की, आम की, तो उसके लिए भी बहुत ही फेमस है और इसे 2018 में GI टैग मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? KV कामत, मार्को स्ट्रोजो, अनिल किशोर और यी गैंग? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मार्को स्ट्रोजो। तो हाल ही में जो ब्राजील के श्री मार्को स्ट्रोजो हैं उनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है अध्यक्ष चुन लिया गया है। इन्होंने भारत के श्री KV कामत का स्थान लिया और श्री मार्कोस जो है वो 7 जुलाई 2020 को NDB के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे और अनिल किशोरा जो हैं उनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। और यह जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये 2014 में ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बैंक है। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में स्थित है और इसीलिए जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी हो जाता है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। या तो प्रश्न न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हो सकता है कि उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, या फिर ये
किस संस्था द्वारा स्थापित एक बैंक है, और या फिर जो अभी रिसेंटली अपॉइंटेड जो उसके अध्यक्ष हैं उससे भी सवाल पूछ सकते हैं। अगला देखते हैं, किस देश की महिला शांति दूत को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा? ब्राजील, भारत, श्रीलंका, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि भारत और ब्राजील दोनों। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 भारत और ब्राजील की महिला शांति सैनिकों को संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। पहली बार यह पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है और भारतीय सेना की मेजर सुमन गवानी और ब्राजीलियन नेवी की कमांडर कार्ला मोंटेरो डी कास्त्रो अर्जो को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हर वर्ष 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स मनाया जाता है और इस वर्ष की जो थीम है वो है वुमेन इन पीस कीपिंग अप की टू पीस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? अरुण जेटली, अनंत कुमार, अजीत जोगी और चंदन सिंह राठौर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि अजीत जोगी। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। अतः उत्तर जो सी है वो सही है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर जो हिंदी करंट अफेयर्स है मई के जितने भी महत्वपूर्ण हैं उसको हमने डिस्कस किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आपका कोई सवाल है या फिर आपको कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस तरह के वीडियोस के लिए अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए टू रिसीव नोटिफिकेशन। और यूं ही हमारे साथ तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।